साथियों, स्वागत है आप सभी का शार्प लर्निंग ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। जो हमारी कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है उसी की ये चौथी क्लास है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि 9 और 10 की क्लास नहीं आई है, तो उस दिन क्लास नहीं हुई थी। अभी हमारी क्लास रक्षाबंधन की वजह से 2 दिन स्थगित थी, एक दिन संडे था, एक दिन रक्षाबंधन था। अब हमारी क्लास चौथी है तो उसी को रिज्यूम करते हैं, ठीक है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा समय ना गवाते हुए हमारी जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा 72 बीपीएससी वाला बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है आज, तो उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके घर में परिवार में कोई दोस्त वगैरह ज्वाइन करना चाहता है तैयारी अच्छी तरीके से बीपीएससी की, तो उसको आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ये हमने बात की थी अच्छी तरीके से। आपको एक आर्टिकल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि एक आर्टिकल है 71, उसके द्वारा जो भी विवाद होता है उसकी सुनवाई कौन करता है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। उसमें मैंने आपको बताया था चाहे राष्ट्रपति हो चाहे हमारा उपराष्ट्रपति हो, अगर उसके संबंध में, उसके चुनाव के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करता है। जल्दी से इस कमेंट का उत्तर बताएं। जल्दी से इसका कमेंट कर उत्तर बताएं। उत्तर आ रहा सी, सुनील कुमार। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वही हमारा आर्टिकल 71 के अनुसार क्या करता है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इनके चुनाव से संबंधित कोई भी निर्णय अगर करना है तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई भी विवाद होता है, चाहे इलेक्शन प्रोसेस में लेके चाहे कोई भी अवैध वगैरह मैथ होते हैं, तो उनकी गणना तो वहीं हो जाती है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। इलेक्शन के बारे में कोई भी विवाद होता है इलेक्शन होने के बाद, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको विवाद को हल करता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर दिक्कत आती है और उसका चुनाव बाद में स्थगित कर दिया जाता है, एक तरीके से शून्य घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जब से उसको विजेता घोषित किया गया है तब से, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके चुनाव को एक तरीके से खारिज किया गया है, तब तक उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होंगे, वैध रहेंगे। उसके कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, इलेक्शन होने के बाद और इलेक्शन को खारिज करने के बीच में जो भी उसने काम किए हैं, जिस डेट तक, जैसे मान के चलिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में आज विवाद चल रहा है, आज 12 बजे उसका निर्णय आ रहा है, तो 12 बजे तक उसने जो भी काम किया होगा तब तक वो क्या रहेगा, एक तरीके से मान्य रहेगा। उसके द्वारा किए गए कार्य क्या नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। उसके द्वारा किए गए कार्य तो एकदम सही माने जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है। कौन होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में काम करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। तो मैंने आपको एक आर्टिकल बताए थे, 2 आर्टिकल, एक हमारा 54 था, एक हमारा 55 था। तो 54 में उसकी प्रोसेस दे रखी है, 55 में उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन शामिल होता है, तो पहली बात हम लोग करें, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, ये 3 के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है, निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब उसको हटाया जाता है तो केवल ये दोनों सदन भाग लेते हैं। केवल संसद भाग लेती है किसमें, महाभियोग में। तो ऐसा कौन सा सदन है जो इलेक्शन में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता, वो हमारी राज्यों की विधानसभा। राज्यों की विधानसभा किसमें भाग नहीं लेती, हटाने में। और महाभियोग की जो प्रोसेस है
वो आगे शायद प्रश्न भी होगा, लेकिन उसका उत्तर हम लोग यहीं पे कर ले रहे हैं। आर्टिकल 61 में दे रखी है। महाभियोग की प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में दे रखी है। महाभियोग की प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। वहाँ के जो 1/4 सदस्य होते हैं उनका एक तरीके से बहुमत चाहिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए, चाहे लोकसभा में शुरू हो चाहे राज्यसभा में। कुल सदस्यों का 1/4 हमें चाहिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए। फिर उसके अध्यक्ष द्वारा जो भी सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, अध्यक्ष या सभापति द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, स्वीकार करने के बाद उसको कुल 2/3 बहुमत से क्या करना होता है, पास करना होता है। सदन के कुल 2/3 बहुमत से पास करना होता है। इस तरीके से एक सदन में प्रक्रिया पूरी होती है। और जैसे ही दूसरे सदन में प्रक्रिया शुरू करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो प्रोसेस होती है उसमें 3 सदस्यीय समिति राष्ट्रपति पर जो भी एक तरीके से आरोप लगाया जाता है उसकी जांच की जाती है। हाँ, 1/4 प्रस्ताव शुरू करने के लिए चाहिए और जो हटाने के लिए बहुमत चाहिए होता है वो कुल सदस्यों का 2/3। हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, कुल सदस्यों का 2/3। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य बहुमत नहीं चाहिए, विशेष बहुमत नहीं चाहिए, क्या इतना चाहिए, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। गुड इवनिंग सभी को। तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है एक सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए। ये प्रस्तुत करने के लिए 1/4 है और पारित करने के लिए 2/3 बहुमत है। ठीक है, और जैसे ही एक सदन में पारित होता है दूसरे सदन में जब भी जाता है तो दूसरे सदन में प्रोसेस होती है, उसमें 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। वो समिति अपनी रिपोर्ट देती है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसने अगर पॉजिटिव रिपोर्ट दी कि हाँ राष्ट्रपति पर जो वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही है यार, तुम्हारे में नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा चेक कीजिए, रिफ्रेश वगैरह कीजिए, इंटरनेट वगैरह चेक कीजिए। प्रियांशु राज, वॉइस आ रहा है आई थिंक, यहाँ पे चल रही है, वीडियोस में आ रहा है, तो आप लोग अपने में चेक कीजिए, आपके में नेटवर्क इशू होगा। तो हाँ, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए उसको हटाने के लिए। तो आर्टिकल 61 में जो प्रोसेस दे रखी है, तो हम लोग बात करें 2/3 बहुमत चाहिए। समिति जब भी रिपोर्ट पेश करेगी तो उसमें अगर पॉजिटिव रिपोर्ट की है तो वहां दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत चाहिए। इस तरीके से उसको जैसे ही दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होता है राष्ट्रपति उस दिन से हटा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत पारित करने के लिए प्रस्ताव को और प्रस्ताव लाने के लिए 1/4। याद रखिएगा दोनों अलग अलग। जैसे अभी प्रश्न में पूछूं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए किसी सदन में कितना बहुमत चाहिए, तो आंसर क्या होगा, 1/4 उस सदन का। ठीक है, और वहीं पर अगर प्रश्न ये हो जाए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए, तो वो बहुमत हो जाएगा हमारा उस सदन का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का कितना हो जाएगा, 2/3 बहुमत। याद रखिएगा दोनों बहुमत अलग अलग हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, पहला कथन, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, तो ये भी आपको दिख ही रहा होगा। देखिए आर्टिकल 53 हमने चर्चा की थी कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये वाला कथन सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद, देखिए आसीन होने का मतलब क्या है, जब भी वो शपथ ले ले पहले दिन। राष्ट्रपति का इलेक्शन कब हो रहा है उससे मतलब नहीं है, जब वो पद पर आसीन हो जाता है, जब वो पद पर आसीन हो जाता है यानी कि पद के कार्य संभाल लेता है पहले दिन शपथ लेने के बाद, तब से उसका कार्य शुरू माना जाता है। ये ऐप में कमेंट नीचे कर देना, उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है, तब से वो 5 साल के लिए काम करता है। तो पहला दूसरा सही है, लेकिन ये हमारा 61 है, अभी हमने चर्चा की थी 61। तो तीसरा स्टेटमेंट कथन क्या है, गलत है, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 और 2। ठीक है, क्योंकि सही पूछा है, तो सही कौन से हैं, पहला और दूसरा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। देखिए हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, किस वजह से,
किस वजह से खाली होता है? पदत्याग की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में, ठीक है, और किसी अन्य व्यवस्था की स्थिति में, यानी कि हटा दिया जाए उनको तब। तो आर्टिकल 61 का प्रयोग हो या फिर उनकी डेथ हो जाए या वो त्याग पत्र दे दें, तब उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लेकिन ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तब के लिए एक व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में कि उस समय या तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अथवा कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद पर आसीन होगा, यानी कि इस पद को ग्रहण करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इस पद को ग्रहण करेगा। अब मान लीजिए सीजेआई नहीं है, किसी समय उपराष्ट्रपति नहीं है, तब भी हमारे पास व्यवस्था क्या है? कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। अगर वो भी नहीं है तो कोई ना कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है वो इस पद को ग्रहण करेगा। तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। एक हमारा उपराष्ट्रपति हो गया और 34 जज होते हैं, 33 + 1, तो 35 ऑप्शन है हमारे पास, कोई ना कोई राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अब एक और चीज, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? यहां पर हम लोग चर्चा कर लें। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को देते हैं त्याग पत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। हम लोग प्रश्न की चर्चा तो कर ही रहे हैं, प्रश्न से हटकर भी कुछ चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रश्न किसी भी तरीके ऐसे आ जाएगा इस टॉपिक पर कि राष्ट्रपति के बाद कौन एक तरीके से बनता है, तो या तो हमारा सीजीआई है, सीजीआई नहीं भी हुआ ऑप्शन में तो हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश मैंने आपको बता दिया है, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो अभी मैंने जो चर्चा की है उसी का चीज है, तो उसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा तो आपका जो डिस्कशन पहले हो चुका है उसी से काम हो जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न में किसी को कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटाता है? एक तरीके से बात करें, उसके पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? हाँ, 5 का C एक तरीके से। तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद से हटाया जाता है? तो हमने भी बात की थी, पद से हटाने के लिए उसको संसद चाहिए होती है। आर्टिकल 61 में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, महाभियोग की प्रोसेस है, उसके बारे में बात की गई है। हेलो सभी को, हेलो। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो नहीं हटाते, लोकसभा नहीं हटाती, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हटाते, कौन हटाता है? संसद। इसको हम लोग और देखें तो आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाने की एक बात जो की गई है, उसकी प्रक्रिया महाभियोग की किस में रखी है? आर्टिकल 61। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? यह भी एक तरीके से काफी इजी प्रश्न है। हमने आर्टिकल 53 पढ़ा है, आर्टिकल 52 पढ़ा है। 52 में बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में बोला गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की या केंद्र सरकार की या भारत की जो कार्यपालिका होती है, इसकी समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वो भी हमारा राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर कार्यपालिका शब्द लिखा हो और राष्ट्रपति ऑप्शन में आता है, जब तक वहां पे देखिए 2 कार्यपालिका प्रमुख होते हैं हमारे यहां पे। वास्तविक शब्द अगर यूज किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा? पीएम। और नाम मात्र शब्द यूज किया जा रहा है तो राष्ट्रपति। अगर इनमें से कोई भी शब्द यूज नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगर कोई भी शब्द नहीं है, ना ही वास्तविक है ना ही नाम मात्र है, तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। ना तो वास्तविक शब्द है ना ही नाम मात्र का है, तो हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, अगर कोई भी शब्द यूज नहीं किया गया है और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, इस तरीके से सवाल आता है, तो आर्टिकल 53 भारत का राष्ट्रपति
संघ की कार्यपालिका का प्रमुख माना जाएगा। अगर वास्तविक शब्द है तभी क्या आएगा, पीएम आएगा। मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है तो पीएम आएगा। अगर ये दोनों शब्द नहीं है तो हमेशा उत्तर राष्ट्रपति आएगा। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है तब की बात अलग है, तब हमारा प्रधानमंत्री हम लोग लगा सकते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर्स हैं, कौन सी नहीं है, हम लोग राष्ट्रपति वाला टॉपिक किए हैं अच्छी तरीके से। राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। पहले एंग्लो इंडियन थे, 2 उनकी नियुक्ति करता था, किसमें, लोकसभा में, वो हटा दिया गया है। इसी तरीके से संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब इसमें देखिए कौन से हैं। प्रधानमंत्री रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देश के आपातकाल की स्थिति यानी कि 352 लगाना है, 356 लगाना है, 360 लगाना है, ये भी राष्ट्रपति का निर्णय होता है, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री वगैरह की नियुक्ति कौन करता है, राज्यों के राज्यपाल। जैसे केंद्र में हम लोग बात करें, केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राज्यों में इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है उसकी नियुक्ति करता है हमारा राज्यपाल, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं करता है राष्ट्रपति कोई काम, वो होता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। लेकिन याद रखिएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश है, कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, तो उसमें मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, यूटी में जो हमारे मंत्री या फिर जो भी मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हाँ, राज्यों में राज्यपाल करता है, यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति करता है। यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी, यूटी का मतलब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है, पौंडीचेरी है, इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर है, वहां पर राष्ट्रपति ही किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हाँ, प्रेसिडेंट करते हैं यूनियन टेरिटरी में। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, वह क्या नहीं करे, क्षमादान। यह आर्टिकल 72 हमने देखा था, क्षमादान की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये ऐसी कोई पावर है। आपातकाल की घोषणा, ये 352 है, अभी हमने देखी, 356 है, 360 है, तो ये आपातकाल की घोषणा भी करता है। अध्यादेश भी आर्टिकल 123, अध्यादेश आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति घोषित करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का काम कौन करता है, हम लोग बात करें 124 का 4, ये हमारी करती है संसद। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इसके जो जज होते हैं इसको हटाने का काम संसद करती है। कौन करती है, संसद। और इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने का काम, जो हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है उसको हटाने का काम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई का, यहां पे मैं कौन सा लिख रहा हूं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हमारा प्रमुख होता है उसको हटाने का काम भी कौन करता है, संसद करती है। तो इन सबको हटाने का काम कौन करता है, संसद करती है। इसी के साथ साथ जो लोकपाल होता है उसको हटाने का काम भी कौन करेगा, संसद करेगी, ठीक है। बहुत से और भी पद हैं जिनको हटाने का काम कौन करता है, संसद करती है। याद रखिएगा, इनको हटाने का काम संसद करती है, राष्ट्रपति नहीं करता है। आर्टिकल इसकी बात करें तो ये हमारा 124 का 4 होता है, जिसमें उसको हटाने के लिए बात की गई, संसद हटाएगी। उसकी प्रक्रिया, जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इस अधिनियम में इसको हटाने की प्रक्रिया दे रखी है। हटाने की प्रक्रिया कहां पे दे रखी है, वो दे रखी है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये भी प्रश्न आ सकता है आपसे कि इनको हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम में दे रखी है, कौन सी सन में आया था। तो दोनों चीज याद रखें, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लाया गया था संसद के द्वारा, उस अधिनियम के माध्यम से इसको हटाने की प्रोसेस दे रखी है। तो काफी सारा डिस्कशन हो गया है, कम से कम 4-5 सवाल आपके इस तरीके से हो सकते हैं।
निम्नलिखित में से कोई भी पद आए, सीएजी को कौन हटाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसको कौन हटाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को कौन हटाता है, राष्ट्रपति को कौन हटाता है। ठीक है, अध्यादेश लगाने के लिए जो पावर है वो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के लिए है। क्षमादान की शक्ति 72 के माध्यम से है। ठीक है, ये काफी सारा डिस्कशन हो गया। 4-5 सवाल आपके यहां से बन सकते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? ये काफी पुराना प्रश्न है। ठीक है, काफी पुराना प्रश्न, 2 बार आ चुका है, यूपी लोअर पीसीएस में भी आ चुका है। उनका क्रम था 12। अभी जो हमारा चल रहा है, आपको एक बार क्या करना है, मैंने राष्ट्रपति कराए थे उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था पहला और अभी वाला, और इससे बीच में 3-4 और याद कर लेने, और एक हमारे निर्विरोध चुने गए थे वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद एक हमारे निर्विरोध भी चुने गए थे। वीवी गिरी कई बार सवाल आ चुका है, तो इनको याद कर लेना कौन सा क्रम था। ठीक है, 69 से लेके 74 तक इनका क्रम था, फिर 74 से लेके 77 तक एक हमारे और राष्ट्रपति आते हैं, फिर एक आते हैं जिनको नेटवर्क इशू भाई आपके में होगा, फिर यहां से तो नहीं है। तो वीवी गिरी के बाद एक राष्ट्रपति हैं जो कौन से निर्विरोध हुए थे, और उनका क्रम क्या था, नाम क्या था, सभी याद कर लेना है। आपको राष्ट्रपति की लिस्ट एक बार देख लेनी है। पहले हमारे कौन से थे, कब से कब तक रहे हैं, दूसरे कौन से थे, कब से कब तक रहे हैं, एक बार लिस्ट आपको देख लेनी है। ठीक है, लिस्ट आपको पूरी देख लेनी है, और वो आपके फायदा करेगी। एक प्रश्न शायद आपका बन जाएगा, एक प्रश्न हो सकता है कि आपका यही से बन जाए कि राष्ट्रपति का क्रम बताइए। ठीक है, तो प्रतिभा देवी पाटिल का क्रम था हमारा, एक तरीके से बात करें, 12वां। कौन सा क्रम था? 12वां। अब ये सवाल प्रासंगिक नहीं रहा है, उसके बाद कई सारे राष्ट्रपति आ चुके हैं। 2002 से लेकर 7 तक हमारे कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में भी शायद एक प्रश्न आया है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? इसको तो आप लोग सभी लगा देंगे, इसको तो सभी लगा देंगे। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताएं जल्दी से। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताएं सभी लोग, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताएं। ए, सभी का आ रहा है ए, ये तो सभी को पता है। बिहार से थे कौन, जिनको प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है, वो बिहार राज्य से थे, नाम था राजेंद्र प्रसाद। ये 1950 से लेके 26 जनवरी 1950 एक तरीके से पदग्रहण, 24 से मान लेते हैं, 24 को इनका इलेक्शन हो गया था, 26 से इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर मई 1962 तक, मई 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे, लगभग 12 साल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तो वही सेम प्रश्न आ गया, बिहार से थे। ठीक है, 26 जनवरी से उन्होंने पद संभाला था 1950 से, और ये मई 1962 तक लगभग 12 साल दिए राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। ठीक है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? देखिए, एक आर्टिकल है हमारा 111, एक आर्टिकल है 111 111, उसमें बोला गया है कि जो विधेयक होते हैं वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद कहाँ पे जाएंगे? एक तरीके से राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और राष्ट्रपति ने अगर उस पर मोहर लगा दी, अपने साइन कर दिए, मोहर लगा दी, तो वो अधिनियम बन जाता है। तो आर्टिकल 111 ये कहता है संसद के दोनों सदनों से, ठीक है, और इसी के बाद राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद, राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब वह संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, नहीं, इसके बाद एक और एक तरीके से चरण बाकी रह जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो क्या होता है, कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कोई भी विधेयक क्या होता है,
अधिनियम बन जाता है, लेकिन उससे पहले संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका हो। ठीक है, जितने भी बहुमत की आवश्यकता होती है वहां से पारित हो चुका हो, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने अगर साइन कर दिए और मोहर लगा दी तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो अधिनियम बन जाता है। तो आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के साइन होने के बाद या राष्ट्रपति से अनुमति के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ये हमारा बैच आने वाला है 72nd बीपीएससी के लिए। आप सभी को पता है उसकी लॉन्चिंग की गई है, तो वीडियो भी पड़ी हुई है करीब 1.5 घंटे की। उसमें पूरा डिस्कशन है, क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा डिस्कशन वहाँ पे किया गया है। तो जो भी करना चाहता है, जिसने अभी तैयारी नहीं की है, बैच वगैरह कोई नहीं लिया है और वो इच्छुक है बैच लेने का, तो ज्वाइन कर सकता है। 14 प्रश्न हमारा, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? देखिए, हमारे यहाँ पे जो संसद होती है उसमें 3 अंग होते हैं, लेकिन 2 सदन होते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा के लिए जो उसका सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का सीधे इलेक्शन होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हमारा आर्टिकल 64 और 89 दोनों में बोला गया है। 89 का 1 है और 64 आर्टिकल में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो, कि अगर कोई उपराष्ट्रपति बन जाता है तो अपने आप उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे उसको पदेन बनाया गया है। और लोकसभा जो होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। किया जाता है, चुना जाता है या चयनित किया जाता है। अंग्रेजी में शब्द है चूज। ठीक है, यानी कि लोकसभा अपने सदस्यों में से क्या करती है? एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनती है, चयनित करती है, चूज करती है। कुछ भी ऑप्शन लिखा हो, वहां पे इलेक्शन नहीं होता। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इलेक्शन नहीं होता, क्या होता है? चयन होता है। 1-2 बार ऐसा सीधा प्रश्न बना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं हमारे, यूपीएससी, पीसीएस, बहुत सारे स्टेट का। तो एक स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में एक बार सवाल आया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, चयन होता है, चुनाव होता है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी शब्द भी याद रखना है, चूज या फिर चुनाव। ठीक है, या फिर चयन। अंग्रेजी आपको जरूर देखनी है। चयनित किया जाता है, चूज किया जाता है, ये अंग्रेजी आपको जरूर देखनी है, क्योंकि हिंदी उसका ट्रांसलेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी वाला सेम रहेगा। चूज अगर ऑप्शन दिख जाए आपको तो वो लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, आर्टिकल 64 और 89(1) ये हमारा कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो आंसर तो सभी का आ गया है, कई सारे लोगों का आया। 79 में तो चीज़ें हैं संसद के गठन की, लेकिन 89 में जो हमारा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में बात की गई है। और इसी तरीके से आर्टिकल 64 मैंने बताया था, कई बार बताया था जब हमारी क्लास चल रही थी उस दौरान, कि जो भी आर्टिकल 64 है वो बोलता है कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो क्या होता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का खुद का कोई वेतन नहीं होता। वो उसको वेतन क्यों मिलता है? क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति का खुद का कोई विशेष कार्य नहीं है। उसका मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। और दूसरा प्रमुख कार्य उसका है कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, उसको अगर त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या फिर उसको हटा दिया जाए, तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करना। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने इसलिए क्योंकि 6 महीने में चुनाव करा लिए जाएं राष्ट्रपति के नए पद के लिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, पदन नहीं है ये, पदेन होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी हमने बात की, आर्टिकल हमारा कौन सा है? 64 और 89(1) या 89 याद रखिए, 89 का 1 याद रखिए। ये हमारा कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। तो वो आर्टिकल कौन से हो जाएंगे? 2 आर्टिकल में चीज़ें दे रखी हैं, एक तो 64 और 89।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये प्रश्न कई बार आया है, तो इसके इंपोर्टेंस आपको सीधे सीधे यहाँ से दिख रही होगी। एक ही प्रश्न को बार बार पूछा गया है विभिन्न आयोगों के द्वारा। ये तो केवल बीपीएससी की बात की जा रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे आयोग होते हैं, जैसे मैंने बताया यूपीएससी है, हमारा स्टेट पीसीएस है, उसमें भी कई बार ये प्रश्न आया है, तो ये आपको दिख रहा होगा। आर्टिकल भी याद रखने आपको, कौन से? 64 और 89। हो सकता है कि ये बोर हो जाए इस सवाल से, तो किस आर्टिकल के द्वारा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। देखिए कितनी बार ये बीपीएससी ने कितनी बार पूछा ये सवाल। ये इस सवाल की महत्ता है, तो आपको एक आर्टिकल भी देख लेना है, 64 और 89। 89 1 याद रखिए या फिर 89 याद रखिए, कुछ भी याद रखिए। इसके द्वारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है हमारा उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहां पे जब भी आप लोग प्रश्न को सॉल्व करें, ये जरूर देखें सही पूछा है, गलत पूछा है, ठीक है, दोनों में से क्या पूछा है, उसके बाद ही आप लोग पढ़ें। जरूर चेक करें कि सही कथन पूछा है या फिर गलत कथन पूछा है। तो चारों कथन को पढ़िए, फिर गलत बताइए। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अभी हमने चर्चा की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे 1950 से लेके 1962 तक। अब डेट भी मैंने बताई थी, 26 जनवरी को उन्होंने पदभार संभाला था और मई 1962 तक रहे थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो 64 89 ये हमने देख ही लिया है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं चाहिए होती हैं उनकी हम लोग बात करें तो जो उम्र है वो 35 ही चाहिए होती है। और कौन सी योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, और इसी के साथ साथ वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये उसकी कुछ क्या है योग्यता होती हैं। तो ये 35 साल की उम्र है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो है वो इलेक्शन होता है, हमने बात की थी, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। आर्टिकल 66 बताता है कि इलेक्शन के बारे में, 67 बताता है उसको हटाने के बारे में, हाँ 18 का सी। तो एक जो हमारा है उपराष्ट्रपति, उसका इलेक्शन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्यों से बनता है एक निर्वाचक मंडल, और वो सदस्य क्या करते हैं? मत डालते हैं। निर्वाचक मंडल में जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? निर्वाचक मंडल बनाते हैं, और वो उन सदस्यों के एक तरीके से मतदान के माध्यम से चुनाव होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग सभी जगह हैं, आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, हम लोग कहीं से भी लाइव हों, लेकिन आप इस समय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी का क्लास हो चुका है, मतलब होगा, अभी तो हिस्ट्री चल रही है। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 8-10 दिन में आपकी, तो उसके बाद ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा बने हुए निर्वाचक मंडल के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति उसको नियुक्त नहीं करता, निर्वाचित नहीं करता। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? ये तो प्रश्न अब प्रासंगिक हो गया है वर्तमान में, अब ये दोबारा नहीं आएगा। 2022 में इलेक्शन हुए थे, इसलिए एक तरीके से 22 में ये आया था, अब नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसका जो उस समय उत्तर था वो 788 था। अब देखिए, उपराष्ट्रपति 17वें चुनाव होने वाले हैं, तो उसके जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न इसलिए लगाया गया है, प्रासंगिक उस समय के लिए था ये। तो अब 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो 16वें राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या दे दिया है? जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस कारण से वो क्या हो गए एक तरीके से। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो आपको चीज़ें देखनी है। जब भी करंट में ऐसी कोई घटना घटे, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो उसमें कितने मतदाता थे, कितने एक तरीके से कैंडिडेट खड़े थे, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अभी जो इलेक्शन होगा उसमें प्रत्याशी कितने खड़े हैं, कितने मतदाता हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। कौन जीतेगा ये तो देखना ही है, उसके अपोजिट कौन खड़ा था,
और इसी के साथ साथ कितने मत पड़े ये भी आपको चेक करना है। तो 788 इसका आंसर हो जाएगा। तो 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव भी आपको देख लेने हैं, मतदाता कितने हैं, कौन कौन खड़ा है, वो किस राज्य से संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो ये 12वां था। देखिए ये उस समय प्रश्न आया था जब वो पद पर थे, तो उनका उस समय जो क्रमांक था वो 12वां था। ठीक है, अभी आपको लेटेस्ट देखना है तो लेटेस्ट वाला देखना है, लेकिन ऐसे प्रश्न बन जाते हैं इसलिए यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर क्लास के बाद कुछ पूछना है क्लास के, ठीक है बिल्कुल पूछिएगा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका प्रधानमंत्री मुख्य होता है? मैंने आपको बताया था केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा या फिर मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। अगर मंत्रिपरिषद दे रखी है तो मंत्रिपरिषद ही सही आंसर होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे राज्य सरकार का प्रमुख हमारा सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। केंद्र सरकार का प्रमुख हमारा पीएम होता है। कौन होता है? पीएम। ठीक है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। राज्य तथा केंद्रीय दोनों का नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। आर्टिकल है एक हमारा 74, आर्टिकल है 74। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य कौन होगा, प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 ये हमारा कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और उसी मंत्रिपरिषद को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। तो आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है और उसका प्रमुख कौन होता है? पीएम। मंत्रिपरिषद को ही हम लोग दूसरे शब्दों में कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। ठीक है, और आर्टिकल 75 ये हमारा मंत्रिपरिषद की या मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा हो गया? तो वो हमारा हो गया 75। याद रखिएगा दोनों में अंतर। 74 मंत्रिपरिषद की पद की व्यवस्था करता है, 75 हमारा कहता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, कैसे कैसे नियुक्ति होगी, किसकी सलाह पर होगी, ये सारी चीजें 75 में रखें। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होता, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 22 बीपीएससी 4th का क्लास का आएगा क्या? बीपीएस 22 का डी। देखिए सामान्यतः पूछा जा रहा है आमतौर पर। देखिए हमारे यहां पर कुल 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन सामान्यतः अवधारणा यह है, परंपरा यह है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो निचले सदन का सदस्य होता है, और निचले सदन को हम लोग कहते हैं लोकसभा। निचले सदन को कहते हैं लोकसभा। तो सामान्यतः या फिर आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 3 बार से लोकसभा के नेता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री हैं तो सदन के नेता भी बन जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री होता है अगर उसी सदन का सदस्य है तो उसमें वो सदन का नेता बन जाता है। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन से 4 प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन से 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? नहीं पता हो तो चेक कीजिएगा, बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत खुद भी करनी चाहिए। और अगर आप लोग कुछ चीज़ों को खुद से देखेंगे,
कुछ चीज़ों को खुद से गूगल करेंगे तो वो आपको अधिक समय तक याद रहेंगी। ठीक है, या मैंने लिखाया है अपनी क्लास के दौरान, बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग खुद भी चेक कीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ये हमने बात की थी। एक आर्टिकल है हमारा 75, इसमें 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 75 का 1A है, इसमें मंत्रियों की संख्या 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कौन सा है? 75 का 3। आर्टिकल हमारा कौन सा है? 75 का 3। यह कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा। याद रखिएगा, आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्यतः मंत्रियों को हटाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? लोकसभा का। ठीक है, धन विधेयक कहां पे पेश होता है? लोकसभा। ठीक है, आगे प्रश्न आएगा ये भी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखिए, 2 उत्तरदायित्व होते हैं। एक होता है हमारा सामूहिक, जिसके हमने बात की, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और एक दूसरा उत्तरदायित्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत, और इसमें क्या होता है? एक मंत्री ये हमारा हटाता है राष्ट्रपति। तो एक मंत्री की बात आएगी कि एक मंत्री या मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति इसको हटाता है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति इस तरीके से होती है कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अब एक मंत्री को हटाना है तो प्रधानमंत्री सिफारिश किससे करेगा? राष्ट्रपति से, उसको हटा देगा। अगर सभी मंत्रियों को हटाना है तो लोकसभा उसको हटाएगी। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार लोकसभा को होता है। किसी एक मंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति। तो यहां पे लिखा है सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति। अगर यहां पे लोकसभा नहीं होता तो हम लोग संसद लगा सकते थे। चारों में से अगर लोकसभा नहीं दे रखा तो हम संसद की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे लोकसभा है तो हमेशा आंसर हमारा लोकसभा ही होगा, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 75 का 3 है वो सीधे सीधे लोकसभा की तरफ इशारा करता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अब तो इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अभी हमने बात की थी, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होती, क्योंकि सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद का मतलब हो गया सामूहिक। प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होती, संविधान में नहीं लिखा हुआ। वैसे तो प्रधानमंत्री के प्रति हो सकती है, लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ। अध्यक्ष ये भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? संसद, क्योंकि जो लोकसभा है वो संसद का हिस्सा है। लोकसभा क्या है? संसद का हिस्सा है। ठीक है, अब जब लोकसभा दे रखा है तो लोकसभा आएगा, और जब लोकसभा नहीं है तो संसद आ सकता है। लेकिन अगर लोकसभा दे रखा है तो लोकसभा ही आएगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास विकल्प होते, जैसे 3-4 विकल्प दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, दूसरा है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति मंत्रियों को हटा सकता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हम लोग खारिज कर देंगे। क्यों? क्योंकि संसद वाला तब वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है। जब हमारे पास ऑप्शन हो कि हम लोग लोकसभा को चुन सकते हैं तो उसमें संसद की तरफ नहीं जाना। 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक में संसद दे रखा है, एक में लोकसभा, और नीचे 1, 2, 3, 4 या फिर 1, 2 इस तरीके से है, तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको काट देंगे, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है तो लोकसभा ही आएगा।
जब ऑप्शन नहीं है तब संसद की तरफ जाएंगे। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका मैंने अभी बताया आर्टिकल 75(3) कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक तरीके से बात करें तो लोकसभा के। और लोकसभा किसका हिस्सा है? लोकसभा किसका हिस्सा है? विधायिका का। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीजें हमने देखी हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमने बात की थी 75(3), तो उसमें बोला गया है कि जो हमारी कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा का मतलब क्या है? विधायिका। ठीक है। अभी हमारे ये बैच है, आप जिसको भी जो भी सवाल पूछना था वो पूछ सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी कुछ सवाल बाकी हैं लेकिन उनको एक तरीके से कंप्यूटर पे पीपीटी पर लगाया जा रहा है, तो कुछ समय मुझे भी चाहिए। तब तक आप लोग जो भी सवाल था आपका कि बात करनी है तो वो बात कर सकते हैं। ठीक है। जो भी सवाल पूछ रहा था कोई बच्चा वो पूछ सकता है। देखिए कितने दिनों में, ये तो हम लोग नहीं बता सकते कितने दिन लगेंगे आपको एकदम एक्यूरेट, लेकिन एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पहले से तैयारी, देखिए अभी 71st बीपीएससी की तैयारी, 71st बीपीएससी की तैयारी आप लोगों की जो चल रही थी उसका एक तरीके से बैच कंप्लीट हो चुका है पहले ही एग्जाम के। और 70 राधे राधे बात करें जो 71st बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उससे पहले ही हमने 70 जो सेकंड बीपीएससी है 72वां बीपीएससी है उसका बैच लॉन्च कर दिया है। तो आपकी जो तैयारी है एक सब्जेक्ट में लगभग 4 महीने का समय लगता है। देखिए 70 के आसपास क्लासेस होती हैं एक सब्जेक्ट की, किसी में 60 हो रही हैं, किसी में 70 हो रही हैं, किसी में 80 हो जाती हैं। तो 60 से 70 या 80 के बीच में आपकी एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। तो इस क्लास के लिए आपको अगर एक सब्जेक्ट हम लोग चलाएंगे तो 4 महीने का समय लगेगा करीब करीब, क्योंकि कुछ छुट्टियां भी हो जाती है, सैटरडे संडे कभी कभी हमें कुछ काम है। तो इस वजह से आपकी जो क्लासेस हैं लगभग 4 महीने एक सब्जेक्ट की चलती है। और आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट पैरेलल रूप में चलते हैं। तो इस तरीके से 4 महीने में एक सब्जेक्ट होता है और 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं 4-4 महीने में आपके, और इसी तरीके से अगले 4 महीने में आपका 2 सब्जेक्ट और हो जाते हैं। फिर आपका जो 1-2 सब्जेक्ट बाकी रह जाते हैं बचे हुए समय में वो भी हो जाते हैं। तो मान के चलिए 8 से 10 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। 8 से 10 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। फिर उसके लिए जो रिवीजन क्लासेस चलती हैं जैसे अभी चल रही हैं, पीवाईक्यू वाली क्लासेस चल रही है, फिर आपकी मैराथन क्लास आएगी। ठीक है। फिर जैसे ही आपका प्री एग्जाम हो जाएगा, जैसे ही आपका प्री एग्जाम हो जाएगा फिर उसी के बाद आपकी क्या होगी, प्री एग्जाम के बाद आपकी मेंस की क्लासेस भी करा दी जाएंगी। मेंस में आपको लिखना होता है, मेंस में आपको लिखना होता है, तो वहाँ पे लिखित एग्जाम भी आपको कराया जाता है। और क्लासेस के दौरान भी एक तरीके से बात करें हम लोग, क्लासेस के दौरान भी आपको एक तरीके से हम लोग बात करें क्लासेस के दौरान भी आपको मेंस के कुछ प्रश्न कराए जाते हैं। क्लासेस के दौरान भी जैसे पॉलिटी का कोई भी टॉपिक ऐसा आएगा जहां से मेंस में प्रश्न बना हुआ है या बनने की संभावना है, तो वहां पर भी आपको वो चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है। वहां पर भी वो चीज़ें आपको कराई जाएंगी कि मेंस में ये इस तरीके से प्रश्न बना है तो आपको इस पर लिखने की कोशिश करनी है। कुछ का तो हम लोग खाका साथ ही साथ दे देते हैं और हर सब्जेक्ट की लगभग 8 से 10 क्लासेस आपको कराई जाएंगी, जिसमें 5 साल के पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे और जो भी प्रश्न आपको पूछना हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। हाँ सभी होगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी। जैसे ही आप लोग बैच परचेज करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें होंगी।
देखिए मेन सब्जेक्ट जो भी हैं आपके सभी सब्जेक्ट के मैराथन क्लास चलेंगी और उसमें से आपकी मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मेन टॉपिक जो है उसका मैराथन क्लास चलेगी। मैराथन क्लास में आपकी मोस्टली सभी सब्जेक्ट रिवाइज कराए जाएंगे। पीवाईक्यू के माध्यम से भी हम लोग वही टॉपिक करा रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, और एग्जाम में आया हुआ है यानी कि रिलीवेंट है। जो टॉपिक आपके पीवाईक्यू की सीरीज के माध्यम से कंप्लीट रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसमें कौन से टॉपिक हो रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यू कई बार आया हुआ है, पीवाईक्यू के रूप में कई बार आए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ही क्लास चल रही है, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें आप लोग जब करंट की क्लासेस करेंगे तो उसके दौरान हो जाएंगी कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन राज्यपाल, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, ये सारी चीज़ें करंट की क्लासेस के दौरान हो जाएंगी आपकी। तो करंट की क्लास भी आपको लेनी है। अभी हम लोग आते हैं क्लास की तरफ। प्रश्न संख्या हमारी 27 है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% के बराबर या परसेंट की सीमा तक निर्धारित कर दी गई थी? क्लास सेव नहीं रहता है, क्लास सेव रहेगा भाई, यूट्यूब पर फ्री रहता है, यूट्यूब पर भी फ्री रहता है, ऐप पर भी आपका मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सेव क्लासेस आपको कुछ समय के बाद मिलता है, 2-3 घंटे के बाद, तुरंत अपलोड नहीं होता। ये ऐप की जो सिस्टम है वो इसी तरीके से काम करता है कि अभी आपकी लाइव क्लासेस हुई है, उसके कुछ देर बाद आपको मिलेगी, कुछ देर बाद मिलेगी, अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है पीवाईक्यू के माध्यम से। इसी तरीके से पीवाईक्यू सीरीज या कंप्लीट सीरीज के नाम से हमारा एक तरीके से आपको ऐप में एक तरीके से अलग से मिल जाएगा फोल्डर, वहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन था? मैंने आपको बताया था 2 संविधान संशोधन हमारे 10वीं अनुसूची से संबंधित है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। वो आपको 10वीं अनुसूची हम लोग बात करें वो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, और उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया था 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 2 संविधान संशोधन है 10वीं अनुसूची से संबंधित, उसमें से एक है हमारा 91वां संविधान संशोधन, और उसी के माध्यम से हमने क्या किया था, जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनकी जो एक तरीके से सीमा है वो कर दी गई थी कितनी, 15% के बराबर। और वहीं पर हम लोग बात करें तो राज्यों में जो एक तरीके से बात करें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का आकार होता है वो भी 15% किया गया। और इसी के साथ साथ राज्यों में जो मिनिमम मंत्री होंगे वो होंगे 12, राज्यों में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते, और अधिकतम कितने होंगे, 15% ऑफ विधानसभा। दोनों चीज़ें याद रखनी है। 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र के लिए 15% और राज्यों के लिए भी 15%, लेकिन किसी राज्य में विधानसभा की संख्या कम है, कहीं कहीं पर 32 है, कहीं पर 40 है, कहीं पर 60 है, तो वहाँ पर 15% कम हो जाएगा और एक मंत्री के पास बहुत सारे मंत्रालय आ जाएंगे। तो इसलिए मिनिमम संख्या 12 रखी गई। कितनी? राज्यों में 12 है और 15% है। ये दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसको सौंपा गया? ये भी आपको देखिए, ये प्रश्न आया था 2022 में। 2022 के बाद हमारी 17वीं लोकसभा काम कर रही थी, उस समय मंत्री अलग थे, अभी मंत्री अलग हैं। तो मैं आपको ये वाला प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उस समय तो स्मृति ईरानी थी, अभी चेंज हो गया है, तो आपको लेटेस्ट देख के जाना है कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको केवल प्रश्न का संकेत कर रहा हूं कि इस तरीके से सवाल आते हैं। उस समय हमारी स्मृति ईरानी थी, अभी चेंज हो गया है मंत्रालय, तो आपको लेटेस्ट मंत्रालय चेंज करने हैं। हाँ, 15% ऑफ विधानसभा, मिनिमम संख्या 12, मिनिमम संख्या 12। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 67 बीपीएससी जब से हमारी नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई है उससे पहले आया हुआ है, ठीक है, उससे पहले आया हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो आपको कुछ मेन जो मंत्रालय हैं उनके मंत्रालय भी देख लेने हैं, ठीक है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ये हमने बात की थी अच्छी तरीके से। एक अधिकारी होता है जो कैबिनेट सचिव के नाम से जाना जाता है,
कैबिनेट या मंत्रिमंडल सचिव के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट सचिवालय में बैठता है, उसका प्रमुख होता है, और जो एक तरीके से जो हमारी सेवाएं होती हैं, ठीक है, नागरिक सेवाएं, सिविल सर्विस होती हैं, उनका प्रमुख होता है, और वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में काम करता है। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सचिवालय में बैठता है, केंद्रीय सचिवालय में। उसका नाम क्या होता है? कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। राज्य की या फिर पूरे भारत में केंद्र सरकार की जितनी भी, राज्य को मतलब सरकार भी होता है, तो केंद्र सरकार की या फिर हम लोग बात करें भारत में जितनी भी नागरिक सेवाएं, उसका प्रमुख होता है। तो क्या हो जाएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर मंत्रिमंडल सचिव। याद रखिएगा क्या क्या जानकारी दी है मैंने। सचिवालय होता है हमारा एक कैबिनेट सचिवालय। क्या होता है? कैबिनेट सचिवालय। पीएम के अंडर में काम करता है। और नागरिक सेवा का प्रमुख होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ये प्रश्न तो मैंने एक बार बताया था आपको, ये प्रश्न हो चुका है, पहले किसी और सेक्शन में पूछा गया था, अभी किसी और सेक्शन में पूछा जा रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था 1859 में वायसराय थे हमारे कैनिंग। उस समय मैंने वायसराय का नाम नहीं बताया था आपको, आपसे पूछा था, मुझे याद है। तो वायसराय थे हमारे कैनिंग, उनके समय विभागीय प्रणाली शुरुआत की गई थी, और उसका मतलब था नीति और कार्यान्वयन। क्या था? नीति और कार्यान्वयन। फिर 1861 के अधिनियम में, जो भारत परिषद अधिनियम जो आया था 1861, उसमें इसको क्या किया गया था? वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसके द्वारा क्या होता है, जैसे अभी मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था, वर्तमान में 54 मंत्रालय हैं हमारे और 93 विभाग हैं। ये कितने हैं? मंत्रालय हैं और ये विभाग हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, इसलिए मुझे याद है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो नीति और कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से विभाजन प्रणाली, क्योंकि आपको पता है विभिन्न मंत्रालय होते हैं हमारे यहाँ पे, विभिन्न मंत्रालय होते हैं और उसका एक एक मंत्री होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन प्रणाली। एक मंत्रालय क्या करता है? उस मंत्रालय से संबंधित जो भी मंत्री होता है उसके लिए नीति बनाता है, उनका कार्यान्वयन देखता है। हाँ, 54 और 93 मंत्रालय। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करें। देखिए, कुछ समितियां आती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का एक तरीके से अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करें। हमने अच्छी तरीके से चर्चा की थी जब हमने ये प्रश्न किए थे। एक तरीके से हम लोग बात करें, हमारे बैच में जो जितना भी डिस्कशन हुआ था, तो बैच वाले बच्चे हैं, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से प्रश्न का उत्तर दें। आंसर आ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा पीएम होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति पीएम इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। देखिए, दो और चीजें हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लें। एक हमारे होते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और एक हमारे होते हैं CDS। आपको यह भी जरूर याद रखना है कि CDS किसके अंतर्गत काम करता है और NSA किसके अंतर्गत काम करता है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। प्रश्न आ सकता है कि जो हमारे CDS हैं वो किसके अंतर्गत काम करते हैं और NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं। अरे पोपट नहीं होता भाई, यहाँ पे गलती कर रहे हैं आप लोग, कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप लोग आंसर कर रहे हैं वो नया सीख रहे हैं, लेकिन अगर यही सेम प्रश्न एग्जाम में आ जाए, वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। ये कब का आया हुआ है? 2011 में आया था, तो दोबारा भी आ सकता है। तो NSA किसके अंतर्गत काम करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है?
और सीडीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री है, किसके अंतर्गत काम करता है? नियुक्ति तो हमारा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा सीडीएस की नियुक्ति। लेकिन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, कौन सी समिति का सदस्य होता है, ये आपको खुद से चेक करना है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। लिख लीजिए, एनएसए किसके अंतर्गत काम करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, सीडीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसी तरीके का सवाल है, आ सकता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था 76। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, सलाह देता है? भारत सरकार की तरफ से कौन किसी भी न्यायालय में पेश होने का अधिकार रखता है और कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन की समिति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वहां पे मतदान नहीं कर सकता। वहां पे मतदान नहीं कर सकता। तो वो हमारा आर्टिकल 76 है, हमारा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। जो भी भारत का नागरिक है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या जज बनने के योग्य है, न्यायाधीश या जज बनने के योग्य है, वो भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 76 आर्टिकल में ऐसी चर्चा है और 88 आर्टिकल है, उसके अधिकारों के बारे में बताता है। कौन सा है? 88 इसके अधिकार बताता है कि ये क्या क्या काम करेगा, कौन सी इसके पावर होगी। तो उसमें से एक पावर 88 में बताई गई है कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है, अपना मत रख सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं डाल सकता। याद रखिएगा इन चीज़ों को। 76 में उसके पद की व्यवस्था है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वो उसको पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, ठीक है। केंद्र सरकार का एक तरीके से वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है, सरकार का वकील होता है। सरकार का वकील है तो किसी भी न्यायालय में अगर सरकार की तरफ से पेश होना है तो कौन होगा? महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अभी मैंने बता दिया कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 76 राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी योग्यता की बात करें तो नागरिक हो, अब एफसी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, जज बनने लायक हो। काम क्या होता है? सरकार को कानूनी सलाह, सरकार को कानूनी विषयों पर या कानूनी सलाह। न्यायालय में, सरकार की तरफ से न्यायालय में पेश होना, सरकार की तरफ से कोई भी केस चल रहा है तो उसमें न्यायालय में पेश होना। अब इसके अधिकार की बात करें तो 88 में दे रखे हैं, 88 में इसके अधिकार दे रखे हैं। थोड़े से अधिकार क्या हैं? संसद में बोलना, ठीक है, समिति का सदस्य भी बन सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। याद रखिएगा, मतदान नहीं करेगा ये, क्योंकि जो भी उस समिति का सदस्य होता है, संसद का सदस्य होता है, मतदान केवल वही करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है राष्ट्रपति, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हमारा अगला प्रश्न है 34। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं आप लोग। इसमें तो दो उत्तर दिख रहे हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और अटॉर्नी जनरल भी भाग लेता है, और दोनों के दोनों उसके सदस्य नहीं होते, दोनों के दोनों सदस्य नहीं होते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ये आयोग द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया होगा बाद में, और ये 2 बार आया है। सेम प्रश्न जो भी गलत है वो 2 बार आया है, यानी कि कॉपी पेस्ट भी होते हैं सवाल, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कभी कभी गलत प्रश्न भी कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, फिर बाद में आयोग को दोनों प्रश्न क्या करने पड़ते हैं? दोनों या तो ऑप्शन सही मानने पड़ते हैं या फिर उसको क्या करना पड़ता है? आकलन से या मूल्यांकन से बाहर करना पड़ता है।
तो ये दोनों प्रश्न ये जो हैं वो सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और अटॉर्नी जनरल तो सदस्य होता ही नहीं है। 35 की बात करें, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में, इसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें भी आपको दिख रहा होगा क्या है, सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, ऑप्शन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा लहजा चेंज कर दिया गया है। महान्यायवादी भी भाग ले सकता है गैर सदस्य के रूप में और उपराष्ट्रपति भी भाग ले सकता है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन ज़्यादा सही ये वाला होगा, लेकिन पहला वाला भी हम लोग गलत नहीं कर सकते। तो मैं भाई बता रहा हूँ, चाहे प्रश्न गलत हो लेकिन कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमारे 35 प्रश्न थे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं मज़ा आया या नहीं आया, आज की क्लास में मज़ा आया या नहीं आया। ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? अच्छा, ई ऑप्शन। देखिए, ई ऑप्शन की बात करें तो पहले ई ऑप्शन नहीं आता था, ये 4-5 बार से बीपीएससी ने ई ऑप्शन यानी कि 5वां ऑप्शन शुरू किया, और फिर अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है हमारा 70 बीपीएससी, उसमें 4 ही ऑप्शन रखे हैं। भाई ई ऑप्शन अब हटा ही देगा, बीपीएससी ने खुद से 70 जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें 4 ही ऑप्शन रखे हैं। पहले 4 ही आते थे, बीच में 5 कर दिए, फिर से 4 आ जाएंगे। इस बार का एग्जाम भी जहां तक है 4 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, पता तो नहीं है कंफर्म 4 आएंगे या 5 आएंगे, लेकिन मोस्टली चांस यही है कि 4 ही आएंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में 4 ही आए थे। 70 बीपीएससी वाला था, उसमें 4 ही ऑप्शन आते थे। ठीक है, पहले भी 4 आते थे, 70 से 4 ही आएंगे, जहां तक अभी तक संभावना यही है। ठीक है, बाकी आयोग की मर्जी है 4 रखे या 5 रखे। जिसमें भी एग्जाम हुआ है उसमें कभी 4 कभी 5 उसने पूछे हैं। हाँ, यही बात है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आगे भी आप लोग जुड़िए और बच्चों को भी, जो भी इच्छुक है, आपका दोस्त है, अगर आपको लगता है कि उसको ये क्लास करनी चाहिए, अच्छी है, काम आएगी एग्जाम के लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक तो हो जाएगा, अगर आपको पता है, जानकारी है तो हो जाएगा। अब किसी को कोई भी सवाल पूछना हो, जो भी बच्चा है जिसने सवाल पूछने के लिए बोला था, अगर उसका क्लियर हो गया है पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो वो सवाल पूछ सकता है। दो गोला मत भरिए, अगर आप ठीक से पीवाईक्यू का रिवीजन कर लेते हैं तो 50% आपका जो एग्जाम में चीज़ें आने वाली हैं वो यहीं से हो जाएंगी। कुछ डायरेक्ट प्रश्न के रूप में हो जाएंगी, कुछ जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहां से आपको केवल पीवाईक्यू नहीं कराया जा रहा, पीवाईक्यू से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सारे आपको कराए जा रहे हैं। अभी तो कोई क्लास नहीं है, 2 ही क्लास चल रही हैं, आपकी पॉलिटी चल रही है और हिस्ट्री चल रही है। 8-10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारी इकोनॉमी चलेगी और ज्योग्राफी चलेगी। नहीं, 2 गोले भरने से आपके दोनों गोले गलत मारे जाते हैं, वो पूरा का पूरा सवाल ही आपका गलत हो जाता है। आपको गोला एक ही भरना है, अगर आपका गलत भी भर जाए गलती से, तब भी आप उसमें 2 गोले भरने की कुछ वो ना करें, क्योंकि अगर दोनों गोले आपने किसी भी एक एग्जाम में 2 गोले भरे हैं, किसी भी एक ऑप्शन में को ना चुन के 2 ऑप्शन चुन दिए हैं उसमें, तो क्या हो जाएगा, आपका वो प्रश्न ही गलत माना जाएगा। एक प्रश्न में केवल एक ही गोला भरना है आपको, चाहे वो गलत भर जाए तो उसको रहने दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए गलत ना भरे। गोला भरते समय प्रश्न संख्या भी ध्यान रखिए। और आपको करना क्या है, वैसे तो एग्जाम समय पे बताया जाएगा दोबारा से, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ही आप लोग 8 से 10 या फिर 15 प्रश्न सॉल्व कर लें तो तुरंत उसके गोले भर दें। 10-15 यानी कि 2 से 3 पेज जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 15 से 20 सवाल आपके जैसे ही हो जाएं, तो उसके बाद गोले भरना शुरू कर दें और प्रश्न संख्या देख के गोला भरें।
जैसे अच्छा प्रश्न संख्या 1 मैंने किया है तो 1 का गोला भरें, फिर 5वां किया है, 2-3 बीच में छोड़ भी दे कोई दिक्कत नहीं, दूसरी रीडिंग देखेंगे, दूसरी दोबारा से जब हम लोग पढ़ेंगे पेपर को तब उस समय देखेंगे कौन से हमने छोड़े हैं। तो 5वां प्रश्न कर रहे हैं तो 5 के सामने चेक करें कि मैं 5वां ही भर रहा हूं या फिर कोई आगे पीछे तो नहीं भर रहा। ठीक है, ओके, हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, बस आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये हो जाता है कभी कभी हम लोग 5वां प्रश्न भर रहे हैं और 6वां गोला भर दिया, उसमें 5वां प्रश्न का भर रहे हैं और 6वां भर दिया। नहीं, ऑप्शन एक ही भरना है आपको, 4 में से केवल एक ही ऑप्शन भरना है। चलिए इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक से सभी को